हेलो फ्रेंड, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो आपको पता है कि हम एनसीईआरटी का जो है आपको सीरीज़ करवा रहे हैं लगातार, जिसमें हम क्लास 6, क्लास 7 और क्लास 8 को कवर कर चुके हैं। आपने अगर वो नहीं देखा है तो हम प्ले लिस्ट में बना चुके हैं, आप जाकर उसे देख लें। और क्लास 9 का ऑलरेडी 2 वीडियो बन चुका है, पार्ट 1 पार्ट 2। ये आज पार्ट 3 है। ये जो है आपका पार्ट 3 है। चलिए बढ़ते हैं। तो इससे पहले आपको, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए बिना देरी किए हम चलते हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कुछ पर्वत चोटी पर विचार कीजिए। इनमें से कुछ पर्वत और चोटी है, उन पर विचार करना है। पहले में सैंडल पीक, दूसरे में माउंट डियोबोली और तीसरे में माउंट पेवो और चौथे में माउंट उपयुक्त चोटी जो है उपयुक्त पर्वत चोटी अवस्थित है। आपको बताना है कौन से चोटी पे, ठीक है। पहला है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे, दूसरा है लक्षद्वीप द्वीप समूह पे, पूर्वी हिमालय पर्वतीय क्षेत्र पर या पश्चिमी घाट पे। तो ये जो चारों है, सैंडल पीक, माउंट डियोबोली, माउंट क्वेम्बो, माउंट फेरी, ये किस पे है ये आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पे। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए। इसके बारे में कुछ आपको बता देते हैं कि भारत के 2 द्वीप समूह हैं। पहला है बंगाल की खाड़ी और दूसरा है अरब सागर में। बंगाल की खाड़ी में द्वीपों की 2 श्रेणियों में बांटा जाता है, उत्तर में अंडमान और दक्षिण में निकोबार, ठीक है। उत्तरी अंडमान में अवस्थित सैंडल पीक इस द्वीप के समूह की सबसे ऊंची चोटी है। माउंट डियोबोली मध्य अंडमान की, माउंट क्वेबो दक्षिण अंडमान तथा माउंट थ्रिलर जो है ग्रेट निकोबार में अवस्थित है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप अवस्थित है मध्य अंडमान को पूर्व में, निकोबार द्वीप समूह में, लक्षद्वीप द्वीप समूह में या न्यू मोड द्वीप समूह में। तो भारत का एकमात्र क्या है सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है, वो कहाँ अवस्थित है ये आपको बताना है। तो राइट आंसर होगा मध्य अंडमान के, क्या है, मध्य अंडमान के पूर्व में। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 10 डिग्री चैनल पृथक करता है, किसको करता है आपको बताना है। ऑप्शन है अंडमान और को निकोबार से, दूसरा है भारत को श्रीलंका से, लक्षद्वीप को मालदीव से, मिनिकॉय को लक्षद्वीप से। तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक करता है? तो अंडमान को निकोबार से। राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक बार 10 डिग्री चैनल अंडमान द्वीप समूह को निकोबार द्वीप समूह से पृथक करता है। 9 डिग्री की बात करें तो ये चैनल मिकी माय को लक्षद्वीप से पृथक करता है। दोनों बात याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह किस प्रकार की, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं। ऑप्शन है पर्णपाती, सदाबहार, शंकुधारी, कांटेदार। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में किस तरह का जो वन पाया जाता है ये आपको बताना है। सदाबहार वन भी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पहला है क्वेश्चन है, लक्षद्वीप के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला है लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीप से बना है। दूसरे में कह रहा है कि 11 डिग्री चैनल इस द्वीप के समूह को 2 भाग में बांटता है। तीसरे में इस द्वीप समूह के उत्तर में कन्नौर द्वीप तथा दक्षिण में अमीनी द्वीप स्थित है। आगे क्या है, आगे भी देख लेते हैं। कौन सा सत्य ये आपको बताना है। तो इसका सत्य हो जाएगा लक्षद्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना, ये आपका सही है। दूसरा है 11 डिग्री चैनल इस द्वीप समूह को 2 भागों में बांटा जाता है, ये भी सही है। तो 1 और 2 आपका सही है। तो यहाँ ऑप्शन पे बढ़ते हैं, ऑप्शन की ओर। थोड़ा सा डिटेलिंग भी इसके बारे में हम बता देंगे। तो कौन सा कथन सत्य है? तो 1 और 2। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। कथन 1 सत्य है, केरल के मालाबार तट के समीप स्थित लक्षद्वीप द्वीप समूह छोटे छोटे प्रवाल द्वीपों से बना है। पहले इनको लक्का द्वीप, मिनिकॉय तथा अमीनी द्वीपी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। और उसके बाद 1973 में इनका नाम लक्षद्वीप रखा गया। यहाँ 36 द्वीप है और इनमें से 11 कुछ अन्य सूत्र 10वीं पढ़ने वाले को मिलता है, ठीक है। सूत्रों को 10वीं पढ़ने वाले को मिलता है।
पर इसे ही मानव का आवास है। क्या पर कथन 2 सत्य है कि 11 डिग्री चैनल पूरे द्वीप समूह को 2 भागों में बांटता है। कथन 3 असत्य है। 3 असत्य इसलिए है, इसके बारे में देख लेते हैं। लक्षद्वीप के उत्तर में अमीनी द्वीप और दक्षिण में कनौर द्वीप स्थित है। इस द्वीप के समूह पर तूफान निर्मित पुल, जिस पर अवध, कुर्डिकाय, सीलिंग, गोलोशिकाय तथा गोलासम समुद्री पर पाए जाते हैं। ठीक है, फिर 3 जो आपका असत्य है। नेक्स्ट है पिटली द्वीप, जहां मनुष्य का आवास नहीं है तथा वहां एक पक्षी अभयारण्य। भारत के यह किस राज्य में स्थित है? पहला अंडमान निकोबार द्वीप समूह में, दूसरा है लक्षद्वीप समूह में, तीसरा है न्यू मूर द्वीप समूह में, चौथा भारत और श्रीलंका के बीच। पिटली द्वीप समूह का बताना है आपको। ये राइट आंसर हो जाएगा, लक्षद्वीप समूह में भी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ है भारत के अववातन। ठीक है, क्या है? भारत के अववातन। नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, एक नदी तंत्र जिसका क्षेत्र जल प्रभावित होता है उसे एक अववाद्रोणी कहते हैं। दूसरे में, कोई भी ऊंचा क्षेत्र जब 2 पड़ोसी अववाद्रोणियों के एक यह नदी तंत्र जिस क्षेत्र को जल प्रभावित होता है उसे एक अववाद द्रोणी कहते हैं। इनमें से कौन सही है? केवल एक, केवल दो, एक, दो, दो, न तो एक न तो दो, आपको बताना है। तो राइट आंसर क्या होगा? 1 और 2। एक नदी तंत्र जिस क्षेत्र में जल प्रभावित होते हैं उसे अववाद्रोणी कहते हैं, ये आपका सही है। कोई भी ऊंचा क्षेत्र 2 पड़ोसी अववाद्रोणी एक दूसरे से अलग करता है जल विभाजक कहलाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों सत्य हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सी हो जाएगा, मतलब ए और दो दोनों सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आ गया स्क्रीन पे। निम्नलिखित में भारत की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है? गंगा, सिंधु, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। आपको बताना है भारत की किस नदी का अफवाह तंत्र सबसे बड़ा है। ये आपका क्या होगा? गंगा। ये आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम आपको सूची से सूची को मिलाना है। ठीक है, सूची को सूची से मिलाना है। ये है सवाल, सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। ठीक है, तो पहला, अफवाह प्रतिरूप पेड़ की शाखा के अनुरूप, तो क्या होगा? वृक्षकार प्रतिरूप। ठीक है, तो इसके बाद है, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो तो क्या होगा? अरीय प्रतिरूप। क्या कहलाएगी? अरीय प्रतिरूप। तीसरा है, जब मुख्य नदी एक दूसरे को समांतर एवं सहायक नदियां उनसे समकोण पर मिलती है तो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। चौथा, जब सभी दिशाओं से नदियां बहकर किसी झील या गर्त से वर्षित होती हो तो क्या कर एक मिनट, एक गलत लग गया। पहला, अफवाह प्रतिरूप पेड़ का शाखा के अनुरूप, ये हो जाएगा आपका वृक्षाकार प्रतिरूप। दूसरा है, जब नदी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो तो क्या हो जाएगा? अरीय प्रतिरूप। फिर है, जब मुख्य नदी एक दूसरे के समांतर सहायक नदी उसके समकोण पर मिलती हो तो क्या हो जाएगा आपका? जालीनुमा प्रतिरूप। ठीक है, और चौथा, जब सभी दिशाओं की नदियां बहकर किसी झील या गर्त में वर्षित हो तो क्या हो जाएगा? अभिकेंद्रीय प्रतिरूप। तो आपका ए का हो जाएगा 2, बी का हो जाएगा आपको 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा आपको 4। ठीक, तो राइट आंसर आपका क्या होगा? देखते हैं ये ऑप्शन में क्या है। तो यह है 1 का 2, बी का 3 और सी का 1 और डी का 4। तो राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत लॉन्ग क्वेश्चन था। देखिए, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, बड़ी नदियों में जल ग्रहण क्षेत्र जल संभर
वाटर जो है शेड कहते हैं, पहला बोल रहा है, विचार करने को बोल रहा है। दूसरे में है छोटी नदियों व नालों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को नदी द्रोणी कहते हैं। और तीसरा है नदी द्रोणी या जल संभर के एक भाग को परिवर्तन प्रभाव अन्य भागों या संपूर्ण क्षेत्र को देखा जा सकता है। केवल 1 2, केवल 2 3, केवल 1 3, केवल 3। तो राइट इसमें से क्या पूछा, कौन सा सत्य है, सॉरी असत्य पूछा गया है। तो एक ए आपका असत्य है, ठीक है, ये भी असत्य है और ये भी असत्य, ये सिर्फ सही है। तो असत्य पूछा गया तो राइट आंसर क्या होगा, 1 और 2 दोनों असत्य है, ठीक है। क्योंकि है बड़ी नदी का जल ग्रहण क्षेत्र को द्रोणी जबकि छोटी नदी व नालों को अपवाहित क्षेत्र को जल संभर कहा जाता है। नदी द्रोणी का आकार बड़ा होता है जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। नदी द्रोणी जल संभर एकता परिचालक इसके भाग के परिवर्तन प्रभावों को संपूर्ण देखा जा सकता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी अफवाह तंत्र को अरब खाड़ी से अफवाह तंत्र से अलग करती है। दिल्ली, कटक, अरावली, सह्याद्री। फुट से जवाब देना ए, केवल 1 2, केवल 2, 1 2 3। कौन सा संरचना बंगाल की खाड़ी को अफवाह तंत्र की खाड़ी से अफवाह तंत्र अलग करती है। तो दिल्ली, कटक भी, अरावली भी, सह्याद्री। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालयी अफवाह तंत्र में शामिल नदियों द्वारा निम्नलिखित में कौन स्थलकृत का निर्माण किया जाता है। वी आकार की घाटी, छिपकाएं, समतल घाटी, गुप्त वाहिका, डेल्टाई नद। 1 2 3 4, 1 3 4, 1 2 3 5 उपयुक्त में सभी। हिमालय अफवाह के शामिल नदियों द्वारा निम्नलिखित में कौन सा निर्माण करता है। तो ये भी करता है, एक भी करता है, इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। में नीचे दिए कथनों पर विचार करना है। इसके में हिमालय नदियों के बारे में। पहला, यह नदी बारहमासी है। दूसरा, ये नदी मैदानी क्षेत्र के सपाकार मार्ग में बहती तथा अपना रास्ता बदलती रहती है। तीसरा है हिमालय नदी घाटियाँ चौड़ी एवं उथली है। उपयुक्त में कौन सा सत्य है। केवल 1, केवल 1 2, केवल 1 3, उपयुक्त में सभी। तो हिमालय नदी के संदर्भ में जो है आपका ए और बी, मतलब 1 और 2, राइट आंसर बी हो जाएगा। तीसरे में है कि हिमालय नदी घाटी चौड़ी व मुथली है। इसके बारे में थोड़ा सा देख लीजिए कि हिमालय क्षेत्र इस नदी का रास्ता तेरा मेरा है, परंतु मैदानी क्षेत्र इसका सपाकार मार्ग की बहने की प्रवृत्ति है, ठीक है। यह अपना रास्ता बदलती है। और उसके बाद प्रायद्वीप नदियाँ चौड़ी और उथली घाटियों में बहती है, न कि हिमालय नदियाँ, ठीक है। इसीलिए 3 क्या है, असत्य है। नेक्स्ट है कोसी नदी के द्वारा बिहार में भारी तबाही मचाई जाती है। इसका प्रमुख कारण पहला है कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भागों पर निक्षेपित करना। दूसरा है बिहार के भौगोलिक क्षेत्र में वनों को कम प्रतिशत। तीसरा है नदी मार्ग में बांधों का निर्माण। उपयुक्त से सभी। तो कोसी नदी के द्वारा भारत में भारी तबाही मचाई जाती है। इसका प्रमुख कारण है कि कोसी नदी द्वारा पर्वतों से भारी मात्रा में अवसाद लाकर मैदानी भाग में निक्षेपित करना। ये आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिमालय पर्वत श्रृंखला किन 2 श्रेणियों के बीच सिंधु नदी अववाहित है। पीर पंजाल और जास्कर, लद्दाख और जास्कर, धौलावीरा, पीर पंजाल। इनमें से कोई नहीं। तो क्या है हिमालय पर्वत श्रृंखला की किन 2 श्रेणी के बीच। तो क्या होगा, लद्दाख और जास्कर, भी आपका राइट होगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। आगे है निम्नलिखित में सिंधु में कौन सी सहायक नदियां सुलेमान श्रेणी से निकलती है। इनमें से कौन सी सिंधु की कौन सी सहायक नदियां जो सुलेमान श्रेणी से निकलती है। गोमल, तोची, श्वेत, नुरबा, बेबुका। फुट से जवाब देना 1 2 3, 1 3 4 5, केवल 1 2 5, केवल 2 5। कौन सा जो सुलेमान से निकलती है। तो गोमल निकलती है, गोमल निकलती है, एक मिनट, गोमल निकलती है, तोची निकलती है,
और विवोचा 1 2 5 किसमें होगा? सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? इनमें से बताना है कौन सा क्वेश्चन जो आपका सत्य है। पहला है, भारत में सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। दूसरा है, चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। पुट से जवाब में केवल एक, केवल दो, ए बी दोनों, मतलब एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा सत्य है? चेनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, ये आपका सही है, बी आपका सही थे। अब पहले में बोला गया कि भारत सिंधु नदी जम्मू कश्मीर और पंजाब राज्य में बहती है। सिंधु नदी भारत में केवल जम्मू राज्य में के लेह जिले में बहती है, पंजाब में नहीं बहती है, इसलिए ये गलत है। ठीक है, चलिए आगे क्यों। ये है, सिंधु में विभिन्न सहायक नदी और उसके उद्गम स्थल नीचे दिए सूची में आपस में मिलाएं। पहला है नदी, फिर है उद्गम सूत्र। ठीक है, तो झेलम की बात करें तो हम झेलम को मिलाते हैं वेरीनाग झरना से। ठीक है, रावी की बात करें तो रावी को हम मिलाते हैं रोहतांग दर्रे के पश्चिम से। व्यास की बात करें तो व्यास कुंड से। और सतलुज की बात करें तो राजताल झील से। ठीक है, तो ए का हो जाएगा आपके 2, बी का हो जाएगा आपके 3, सी का हो जाएगा आपके 1 और डी का हो जाएगा 4। क्या होगा राइट आंसर आपका? बी हो जाएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। झेलम को मिलाएंगे बेरीरांगना से। ठीक है, रावी को मिलाएंगे र से रावी, र से रोहतांग, व्यास का व्यास से और सतलुज का। राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ देख लीजिए राइट आंसर बी दिया गया। नेक्स्ट है, सिंधु नदी तंत्र के संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। सिंधु नदी के तंत्र के संबंध में नीचे दिए पर आपको विचार करना है। पहला है, सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है। दूसरा, जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पे अवस्थित है। कौन सा कथन सत्य है? केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक दो। इनमें से कौन सा कथन है? तो सिंधु की सहायक नदी ब्यास कुल्लू घाटी से गुजरती है, ये आपका सही है, इसीलिए एक आपका सत्य है। पर 2 में क्या गया है कि जम्मू कश्मीर में अवस्थित डल झील झेलम नदी पर अवस्थित है। तो क्या ये जो है झेलम नदी के वूलर झील पे अवस्थित है? किस पे है? वूलर झील पे अवस्थित है, इसीलिए 2 आपका गलत है। नेक्स्ट है, सिंधु नदी तंत्र में शामिल नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम क्या है? पहला है झेलम चेनाब सतलुज रावी। दूसरा है चेनाब झेलम रावी सतलुज। तीसरा है झेलम चेनाब रावी सतलुज। चौथा है चेनाब झेलम सतलुज रावी। तो सिंधु नदी में शामिल नदियों में उत्तर से दक्षिण की ओर जो आपका सही क्रम हो जाएगा झेलम चेनाब रावी सतलुज। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। यह नदी चंद्रा और भागा 2 सरिताओं से मिलने, सरिताओं मतलब क्या होता है? नदियाँ मिलने के से बनती। ये सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट तारी के टांडी में आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। उपयुक्त में किस नदी का संबंध है? झेलम का, रावी का, सतलुज का, चिनाब का, व्यास का। मतलब कहा गया है कि यह नदी चंद्रा के भागा 2 सरिताओं से मिलकर बनती है। यह सरिताएं हिमाचल प्रदेश के केलांग के निकट टांडी आपस में मिलती है, इसलिए इसे चंद्रभागा के नाम से जाना जाता है। किस नदी का संबंध है? तो चेनाब नदी। डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते, देखिए ये जो है किसके बारे में? चेनाब नदी का। ठीक है, चेनाब नदी की सिंधु सबसे बड़ी सहायक नदी, यह बात याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, भाखड़ नागल परियोजना अवस्थित है रावी नदी पर, नर्मदा नदी पर, चेनाब नदी पर, सतलुज नदी। भाखड़ नागल परियोजना किस पे? सतलुज नदी पर। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी का उद्गम क्षेत्र है गंगोत्री हिमनद, पिंडारी हिमनद, चेंडाली ग्लेशियर, संतोष पर्स हिमनद। गंगा नदी का उद्गम क्या है? गंगोत्री हिमनद। ये आपका राइट हो जाएगा।
गंगोत्री के निमत जो 3900 मीटर की ऊंचाई पर निकलती है। ठीक है, चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। भागीरथी एवं अलकनंदा नदी संगम किस जगह पर होता है? विष्णु प्रयाग, देव प्रयाग, प्रयाग, नंद प्रयाग। भागीरथी एवं अलकनंदा का संगम जो है वो क्या होगा? देव प्रयाग। भी आपका राइट हो जाएगा। देखिए देव प्रयाग कहाँ? उत्तराखंड में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी का संगम होता है। देव प्रयाग के ऊपर नदी गंगा नदी को क्या बोला जाता है? भागीरथी कहा जाता है। देव प्रयाग में अलकनंदा मिलने के पश्चात इसे गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। अलकनंदा नदी जो का उद्गम क्षेत्र कहाँ है? बद्रीनाथ के ऊपर संतोष पंथ हिमन से है। गंगा एवं यमुना नदी प्रयाग इलाहाबाद के एक दूसरे से मिलती है तथा मंदाकिनी एवं अलकनंदा की नदी रुद्रप्रयाग में एक दूसरे से मिलती है। अलकनंदा के अन्य सहायक नदी पिंडार है जो इसके कर्णप्रयाग से मिलती है। ठीक है, गंगा नदी के तट में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर तंग मखांडों से गुजरती है। दूसरा, गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग को छोड़कर मैदानी भाग में प्रवेश करती है। तीसरा, पीरम द्वीप के समीप यह नदी बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। कौन सा कथन असत्य है? 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, केवल 3। तो कौन सा असत्य था? गंगा नदी मध्य या लघु हिमालय को काटकर, ये आपका सही है। गंगा नदी हरिद्वार के पास पर्वतीय भाग है, ये भी सही है। गलत आपका सिर्फ 3 जो आपका गलत है। तो पूछा गया क्या गलत है? राइट आंसर डी हो जाएगा, ओनली 3। चलिए यहाँ भी मिल है। गंगा नदी की सहायक नदी में किस नदी का उद्गम स्थल नेपाल से है? घाघरा, रामगंगा, गंडक, कोसी, शारदा। केवल 1, 2, 3, 5, केवल 2, 3, 4, 5, केवल 1, 3, 4, 5 या केवल 1, 2, 3, 4, 5। क्या होगा राइट आंसर? गंगा की सहायक नदी में किन नदियों का उद्गम स्थल नेपाल से है? तो घाघरा, गंडक और कोसी और शारदा। 1, 3, 4, 5। तो क्या हो जाएगा? सी आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। पहला, सोन नदी गंगा की सबसे पश्चिमी और सबसे लंबी सहायक नदी है। दूसरा, महानंदा गंगा की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पे मिलने वाली अंतिम सहायक नदी है। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, केवल 2, 1, 2, न तो 1 न तो 2। तो क्या होगा राइट आंसर? केवल 2। महानंदा गंगा एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है जो गंगा के बाएं तट पर मिलने वाली अंतिम राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? बी हो जाएगा। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा यमुना की सहायक नदियां हैं? सिंध, चंबल, केन, हिंडन। 1, 2, केवल 1, 2, 3, 2, 3, 4, उपयुक्त में सभी। कौन सा सहायक नदियां जो है आपका यमुना की सहायक नदियां हैं? तो इसमें से सब सिंध भी है, चंबल भी है, केन, हिंडन। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? यमुना का अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर पर्वत श्रेणी से निकलती है। दूसरा है, बनास चंबल की एकमात्र मुख्य नदी है जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी से निकलती है। तीसरा है, चंबल नदी अपने बख्यात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है। केवल 1, 2, 3, केवल 1, 3, केवल 3। आपको बताना कौन सा सत्य है। तो यमुना का अधिकतर सहायक नदी विंध्याचल और कैमूर श्रेणी से निकलती है, ये आपका सही है। चंबल नदी अपने अखात वाली भू आकृति के लिए प्रसिद्ध है, ये भी सही है। बनारस में चंबल एकमात्र मुख्य सहायक नदी जो भी, ये आपका गलत है। 1 और 3 सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा गंगा की सहायक नदी है? गंडक, रामगंगा, सोन, वेंगंगा। 1, 2, 2, 3, 4, 1, 2, 3,
उपयुक्त में सभी। कौन सा गंगा की सहायक नदी है? तो गंडक है, रामगंगा है और सोन है, वेंगंगा नहीं है। तो 1, 2, 3 राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। यहाँ देख लीजिए, गंगा नदी की प्रमुख सहायक नदियाँ गोमती है, शारदा है या सरयू, घाघर, गंडक, कोसी, रामगंगा, महानंदा, यमुना तथा सिंधु। वेंगंगा जो वो गोदावरी की सहायक नदी है। ठीक है। नेक्स्ट है, इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी के मानेश्वर झील के निकट चेमायुंग हेमंत से है। यहाँ से पूर्व दिशा से अनुदैर्ध्य रूप से बहती हुई नामचा बरवा शिखर तक पहुंचकर अंग्रेजी में यू अक्षर जैसा मोड़ बनाकर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी के संबंध में? बरहापुत्र, सतलुज, कोसी, सिंधु। क्वेश्चन एक बार और देख लीजिए कि इस नदी का उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानेश्वर झील के निकट चेमायुंग हिमनत से है। यहाँ से पूर्व दिशा में अनुदैर्ध्य रूप से बहती है। नामचा बरवा शिखर के पास पहुंचकर यू अक्षर जैसा मोड़कर भारत में प्रवेश करती है। कौन सी नदी के संदर्भ में? बरहापुत्र, सतलुज, कोसी, सिंधु। तो राइट आंसर हो जाएगा बरहापुत्र, ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी नदी बरहापुत्र की सहायक नदी है? रानगोसामको, दिबांग, लोहित, मानस। 1, 2, 3 केवल 2, 4 केवल 2, 3, 4 उपयुक्त में सभी। कौन सा जो है बरहापुत्र की सहायक है? तो इनमें से सभी, रानसामको, दिबांग, लोहित, मानस। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अफवाह क्षेत्र के आधार पर नदियों को घटते क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सिंधु, बरहापुत्र, गंगा, कावेरी। 1, 3, 2, 4 2, 3, 1, 4 1, 3, 1, 1, 3, 4 2। क्या होगा राइट आंसर? तो कौन सी भारत में अफवाह क्षेत्र में नदी में घटते क्रम में? तो क्या होगा? पहले हो जाएगा गंगा, फिर हो जाएगा सिंधु, फिर हो जाएगा बरहापुत्र, तब हो जाएगा कावेरी। तो क्या होगा राइट आंसर? सी। अफवाह क्षेत्र के आधार पर भारत की नदी का सही क्रम है। पहला गंगा 25-25 इसका है, सिंधु का 11-14, बरहापुत्र का 916 और कावेरी का 803। ठीक है। नेक्स्ट है कारण और कथन से क्वेश्चन है। कथन पहले देखिए, प्रायद्वीप अफवाह तंत्र हिमालय अफवाह तंत्र से पुराना है। कारण कह रहा है कि प्रायद्वीपीय नदियां जो है प्रौढ़ावस्था में तथा इन नदियों की घाटी चौड़ी तथा उथली है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या करता है। ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है, आर सही है। तो क्या होगा? ए आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। तो ए आपका राइट है। प्रायद्वीपीय नदी के विशेषताओं संबंध में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। प्रायद्वीपीय नदियां अपना मार्ग बदलती रहती है। ये नदियां विश्व का निर्माण नहीं करती। प्रायद्वीपीय नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है। प्रायद्वीपीय नदियां की अववास द्रोणीय आकार की अपेक्षाकृत होती है। उपयुक्त में कौन सा सत्य है? केवल 1, 2, 3 केवल 2, 3, 4 केवल 1, 3 उपयुक्त में सभी। प्रायद्वीपीय नदियों की विशेषता के संबंध में कौन सा? तो ये नदियां विश्व पर निर्माण करती है, सही है। प्रायद्वीप नदियां अपने मुहाने पर डेल्टा का निर्माण करती है, ये भी सही है। प्रायद्वीप नदियां की अफवाह द्रोणीय आकार की अपेक्षाकृत छोटी होती है। राइट आंसर आपका बी होगा, 2, 3, 4। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा प्रायद्वीप नदियां भ्रंश घाटी होकर बहती है? नर्मदा, ताप्ती, कृष्णा, गोदावरी। 1, 3 केवल 2, 4 केवल 1, 2, 3 केवल 1, 2। आपको बताना है क्या होगा? 1, 2 नर्मदा और ताप्ती। डी आपका राइट हो जाएगा। प्रायद्वीपीय भारत में नर्मदा और ताप्ती भ्रंश घाटी होकर बहती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? पहला है, पश्चिमी घाट प्रायद्वीप नदियां के बीच जल विभाजक कार्य करती है। दूसरा है, प्रायद्वीप में के उत्तरी भाग से निकलने वाली नदियां गंगा नदी तंत्र के अंग है। केवल 1, केवल 2, 1, 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। तो कौन सा कथन सत्य है? तो सी आपका राइट हो जाएगा।
नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सी नदियां भारतीय उपमहाद्वीप पश्चिम की ओर प्रवाहित होती है? ताप्ती, साबरमती, पेरियार, शरावती, बोगई। 1 2 3 4, 1 2 3 5, 2 3 4 उपयुक्त में सभी। तो 32 का क्या होगा राइट आंसर? ताप्ती, साबरमती, पेरियार और शरावती। ये आपका राइट होगा। नेक्स्ट है, प्रायद्वीप नदियां उनके उद्गम स्थल के संबंध में सूची 1 को मिलाना है। ठीक है, तो ताप्ती का सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। ठीक है, गोदावरी का हो जाएगा आपका ऋषभ शेखर, और कृष्णा की बात करें, कृष्णा का हो जाएगा महालेवेश्वर, और कावेरी का बरहागिरी पहाड़ी श्रृंखला। तो ए का हो जाएगा आपका 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा, उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी में बहती संगमरमर की चट्टान में खूबसूरत महारखंड बनाती है। उपयुक्त कथन में किस नदी का संबंध है? नर्मदा, कृष्णा, लूनी, गोदावरी। कहा जा रहा है कि यह नदी दक्षिण में सतपुड़ा और उत्तर में विंध्याचल श्रेणी के मध्य भ्रंश घाटी बहती हुई संगमरमर की चट्टानें में खूबसूरत महाखंड बनाती है। किस नदी के बारे में कहा जा रहा है? नर्मदा। ये आपका राइट है। नेक्स्ट है, सरदार सरोवर परियोजना अवस्थित है साबरमती नदी पे, नर्मदा नदी पे, सतलुज नदी पे, महानदी पे। सरदार सरोवर योजना जो है आपका, ये किस पे है? नर्मदा नदी पे। तो बी आपका राइट है। सरदार सरोवर परियोजना गुजरात में नर्मदा नदी पर बनाई गई है। कहाँ? गुजरात। तो बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रायद्वीप भारत की नदी में लंबाई के क्रम में घटते क्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। पहला नर्मदा, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी। क्या है कि प्रायद्वीप भारत में लंबाई को घटते क्रम में 1 2 3 4, 2 1 3 4, 1 2 4 3, 2 1 3 4। तो क्या होगा? पहले हो जाएगा गोदावरी, फिर हो जाएगा कृष्णा, फिर हो जाएगा नर्मदा, और फिर तब कावेरी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। देखिए, गोदावरी नदी का 1465 किलोमीटर, कृष्णा नदी 1401 किलोमीटर, नर्मदा 1312 और कावेरी नदी 800। चलिए आगे को रहे, निम्नलिखित में कौन सी नदियाँ गोदावरी की सहायक नदी है? वर्धा, प्राणहिता, बड़ानी, मंजीरा। 1 2 1 2 3, केवल 1 2 4 उपयुक्त में सभी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, वर्धा, प्राणहिता और मंजीरा। सी आपका राइट है। गोदावरी की अनेक नदियां आकर मिलती है, जैसे पूर्णा, वर्धा, प्राणहिता, मंजीरा, वेंगंगा तथा पेंगंगा। ठीक है, ये सब किसकी है? वेंगंगा, पेंगंगा सब किसकी? गोदावरी की सहायक नदी है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? सी। ठीक है, चलिए आगे को फिर कारण है और कथन का लॉन्ग क्वेश्चन होता है। कथन कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव के साथ लगभग पूरे साल बहती है। कारण है कि कावेरी नदी का अगवा क्षेत्र ऊपरी जलगमन क्षेत्र में दक्षिण पश्चिम मानसून, गर्मी के निचले क्षेत्र के उत्तरी मानसून से अधिक में वर्षा होती है। फुट है ए आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। बी है ए आर दोनों सही है पर आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। ए सही है, आर गलत है, ए गलत है पर आर सही है। तो क्या है? कावेरी नदी प्रायद्वीप की अन्य नदियों की अपेक्षा कम उतार चढ़ाव लगभग पूरे साल बहती है। कारण है कि कावेरी नदी का अगवा क्षेत्र ऊपरी जलग्रहण क्षेत्र में पश्चिम मानस, गर्मी के निचले क्षेत्र में मानस सर्दी में वर्षा। ए आर दोनों सही है, ए आर की सही व्याख्या करता है। ए आपका राइट होता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा कृष्णा नदी की सहायक नदी है? मालप्रभा, तुंगभद्रा, भीमा, लक्ष्मी तीर्थ। 1 3, केवल 2 3, 1 2 3, केवल 2 3 4। कौन सा आपका? तो क्या हो जाएगा?
मालप्रभा, तुंगभद्रा और भीमा। सी आपका राइट होगा। व्याख्या, किस नदी की मुख्य सहायक नदी है? तुंगभद्रा, कोयना, मालप्रभा, घाटप्रभा, भीमा, मूसी, डॉन आदि इसकी कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, कृष्णा की किसकी है? कृष्णा की लक्ष्मी, क्या लक्ष्मी तीर्थ जो वो कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा और महानदी। तो किसे? गोदावरी को। ए आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमरावती, भवानी, हेमती तथा कार्बनी किसकी सहायक नदी है? महानदी की, ताप्ती की, नर्मदा की, कावेरी। तो किसकी है? 41 का क्या हो जाएगा? कावेरी। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अववाद क्षेत्र में घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीप नदियों का क्रम सही कौन सा क्रम है? कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, महानदी। गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी। कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, महानदी। अववाद क्षेत्र के घटते क्रम के अनुसार प्रायद्वीप नदियों का कौन सा क्रम है? तो गोदावरी, कृष्णा, महानदी, कावेरी। राइट आंसर आपको क्या अभी मैंने आपको बताया? तो पहला होगा गोदावरी, फिर होगा कृष्णा, फिर होगा महानदी, फिर होगा कावेरी। ठीक है, तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। चलते आगे क्यों, इसका दिखा देते हैं। प्रायद्वीप नदी का अववाद क्षेत्र में जो इसकी किलोमीटर है, क्या किलोमीटर है? पहला गोदावरी अववाद क्षेत्र में 3.13 लाख वर्ग मीटर। कृष्णा नदी का अववाद क्षेत्र 2.59 लाख वर्ग मीटर। महानदी का 1.42 लाख और कावेरी का है 81.155 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, महानदी का अववाद द्रोणी संबंध में किन राज्यों से? पश्चिम बंगाल, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कुछ से जवाब देना, 1, 4, 2, 3, केवल 2, 3, 4, उपयुक्त में सभी। तो महानदी का जो द्रोणी का किस राज्य से है? तो छत्तीसगढ़, उड़ीसा और महाराष्ट्र। 2, 3, 4 सी आपका राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए कथनों का विचार कीजिए। नदी के चैनल वर्षीय जल प्रवाह के प्रारूप नदी प्रवृत्ति कहते हैं। दूसरा, हिमालय से निकलने वाली नदियों की बहाव प्रवृत्ति केवल हिमनदों पिघलने की मात्रा द्वारा नियंत्रित होता है। तीसरा, दक्षिणी भारत में नदियों का बहाव प्रवृत्ति वर्षा द्वारा। कौन सा कथन सत्य है? केवल 1, 2, केवल 2, 3, केवल 1, 3, उपयुक्त में सभी। कौन सा आपका सही है? केवल 1, 3। नदी का चैनल वर्ष जल प्रपात, ये आपका सही है, ये सही है। तो राइट आंसर सी हो गया। ठीक है, गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष किस महीने में होता है? जुलाई से अक्टूबर, अक्टूबर से जनवरी, जनवरी से जून। वर्ष भर में एक समान जल प्रवाह रहता है। तो गंगा नदी में न्यूनतम जल प्रवाह वर्ष जो किस महीने में होता है? जनवरी से जून। तो सी आपका राइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी आपका राइट हो जाएगा। यहाँ देखिए, गंगा नदी का न्यूनतम जल प्रवाह जनवरी जून से अवधि के दौरान होता है, क्योंकि हिमालय से निकलने वाली नदियाँ अपना जल बर्फ पिघलने तथा वर्ष होने से प्राप्त करती है। गंगा नदी का अधिकतम जल प्रवाह अगस्त या सितंबर में प्राप्त होता है। नेक्स्ट है, दामोदर नदी किसकी सहायक नदी है? कोसी, यमुना, स्वर्णरेखा, हुगली। तो दामोदर नदी किसकी है? हुगली। डी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में भारत का कौन सा जल प्रपात शरावती नदी पर है? जोग प्रपात, शिव समुद्र प्रपात, धुआंधार प्रपात, दुधवा सागर प्रपात। तो क्या है, निम्नलिखित में भारत में कौन सा जलप्रपात शरावती नदी पर स्थित है? तो आपको पता है कि इसका क्या हो जाएगा? जोग प्रपात। ये आपका राइट हो जाएगा। देखिए, जोग प्रपात जो है या गरसोप्पा जलप्रपात कर्नाटक की शरावती नदी पर अवस्थित है। शिव समुद्र जलप्रपात जो है कावेरी नदी पे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के जबलपुर के निकट संगमरमर के शैलों के धुआंधार प्रपात का निर्माण करती है। दूध सागर जलप्रपात जो है गोवा और कर्नाटक की सीमा पे मांडी नदी पे स्थित है। ठीक है, अब यहाँ जो आपका निम्नलिखित में जो है 1 और 2 को मिलाइए। सूची झील और राज्य, कौन सा झील कहाँ है ये आपको बताना है। ठीक है, लोकटल झील कहाँ है?
लोकटक झील हो गया आपका मणिपुर में, ठीक है। चिल्का झील आपका उड़ीसा में। अगर दो को आप कंटेक्ट कर ले, मतलब दो को कर लेते हैं तो एक का आपने किया दो और बी का एक, इसमें ये और इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे आप, ठीक है। बी और डी में कंफ्यूज होंगे। और भीमताल जो है, भीमताल की बात करें तो वो आपका कहाँ है, उत्तराखंड में है, ठीक है। तो यहाँ 3 है, ये आपका गया। और पुलिकट जो है वो आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पे है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। कहाँ है, लोकटक हो गया मणिपुर, चिल्का हो गया उड़ीसा, भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट, तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। नेक्स्ट है झीलों के संबंध में नीचे दिए कथन का विचार कीजिए। पहला, विपर्स नदी तटीय क्षेत्र में कटकर गोरुक झील का निर्माण करती है। दूसरा, शिप तथा बाढ़ रोधिका तटीय क्षेत्र पे लैगून का निर्माण करती है। केवल एक, केवल दो, एक दो दोनों, न तो एक न तो दो। कौन सा असत्य है ये आपको बताना है। तो केवल एक, विस्पा नदी तटीय क्षेत्र पर कटकर गोरखपुर झील का निर्माण करती है, आपका गलत है, ठीक है। तो राइट आंसर एक होगा। विस्पा नदी जो बाढ़ वाली मैदान है क्षेत्रों को कटकर गोरखपुर मैदान झील का निर्माण करती है, न कि गोरखपुर झील का, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में कौन सा लैगून है। चिल्का झील, पुलिकट झील, कोरुल झील, पेरियार झील। एक दो दोनों, एक दो तीन, केवल एक दो चार, उपयुक्त में सभी। तो क्या हो जाएगा आपका, एक दो तीन, चिल्का झील, पुलिकट झील और कोरुल, सी आपका राइट हो जाएगा। निम्नलिखित में कौन से मीठे पानी की झील है। डल झील, वुलर झील, भीमताल झील, लोकटक झील, बड़ाबानी झील। एक दो तीन, केवल दो तीन चार पाँच, केवल एक तीन चार पाँच, उपयुक्त में सभी। बीपीएससी में ये पूछा जाता है, ठीक है। कौन सा मीठे जल की पानी है। तो ढल झील भी है, वुलर झील भी है, भीमताल झील भी, लोकटक झील भी, बड़ा पानी है। तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी, इनमें से सभी। देखिए, भारत में मीठे पानी में अधिकांश झील हिमालय क्षेत्र में स्थित है। ये मुख्य हिमानी द्वारा बनी है। दूसरे शब्द ये झील तब जब हिमानी का कोई गहरी द्रोणी बनाई जाए जो बाद में हिम पिघलने पर कई क्षेत्रों में शिलाओं तथा मिट्टी में हिमानी मार्ग बढ़ जाते हैं। इसके विपरीत जम्मू तथा कश्मीर में वुलर झील भूगर्भिक क्रियाओं से बनी है। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की प्राकृतिक झील है। डल झील, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, बड़ा पानी मुख्य मीठे पानी की प्रमुख है, ठीक है। दोस्तों, इस वीडियो को हम यहीं समाप्त करते हैं। कल का टॉपिक जो है फिर हम कल इसके आगे का टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज़।